नमस्कार साथियों, मेरा नाम गुलेंद्र पटेल है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक द्वितीय वर्ष का छात्र हूं। आज दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए पाश्चात्य काव्यशास्त्र के अंतर्गत लोंजाइनस का अध्ययन करेंगे। तो इस रिकॉर्डिंग में हम लोग लोंजाइनस की जो अवधारणा है, उदात्त की अवधारणा, इसकी रूपरेखा देखते हुए आगे बढ़ेंगे। साथियों, हम लोगों ने इसके पहले प्लेटो और अरस्तु के नियम, सिद्धांत और काव्य के संदर्भ में जो दृष्टियाँ उनकी है, उन दृष्टियों पर हम लोगों ने बातचीत की है। तो चलिए इस इकाई के अंतर्गत यानी इस रिकॉर्डिंग में हम लोग क्या क्या सुनेंगे, उसकी थोड़ा सा रूपरेखा देख लेते हैं। तो इस रिकॉर्डिंग की रूपरेखा है: उद्देश्य, प्रस्तावना, लोंजाइनस और उनका पेरिइप्सुस, काल निर्धारण, पेरिइप्सुस की खोज और अनुवाद, पेरिइप्सुस की खोज और अनुवाद, पाश्चात्य साहित्य शास्त्र और लोंजाइनस, उदात्त की परिधि, उदात्त और भारतीय चिंतन, लोंजाइनस का उदात्त विवेचन, लोंजाइनस की विशेषण पद्धति, उदात्त के बाधक तत्व, उदात्त के स्रोत, साधक और प्रसाधक, उदात्त के प्रसंग और पहलू, परिवेश, व्यक्तित्व, अभिव्यक्ति, संवेग, कल्पना, तर्क और यथार्थ, अलंकार, बिंब, भाषा, प्रकृति और कला, लोंजाइनस का अवदान। लोंजाइनस का अवदान सारांश देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जो उपयोगी पुस्तकें हैं, फिर अभ्यास प्रश्न के लिए कुछ प्रश्न भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए सर्वप्रथम देखते हैं कि हम लोग इस रिकॉर्डिंग में, मतलब इस रिकॉर्डिंग के सुनने के बाद हम लोग क्या क्या सीखेंगे। पाश्चात्य साहित्य चिंतन के आरंभिक विकास क्रम में लोंजाइनस का युगांतरकारी योगदान समझ सकेंगे। उदात्त की अवधारणा का व्यापक सौंदर्य शास्त्रीय रूप पहचान सकेंगे। अभिव्यक्ति के विभिन्न माध्यमों की एकता और संबद्धता से परिचित हो सकेंगे। कला की रचना में सामाजिक जीवन और मानव व्यक्तित्व की अनिवार्य भूमिका के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपना सकेंगे। साहित्य में प्रेरणा और शिक्षा, प्रकृति और कला आदि के संबंधों के प्रश्न को द्वंद्वात्मक दृष्टि से समझकर अपनी धारणा का विकास कर सकेंगे। तो चलिए इस रिकॉर्डिंग की जो भूमिका है इस अध्ययन की, उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। प्रस्तावना: पूर्व में भारत और पश्चिम में यूनान संस्कृति और चिंतन के अत्यंत प्राचीन और उन्नत केंद्र रहे हैं। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के विकास का विशेष संबंध यूनान से रहा है। प्लेटो और अरस्तु के बाद लोंजाइनस ने कला चिंतन में अपूर्व योगदान दिया है। लोंजाइनस यूनानी मूल के लेखक थे जो रोम में बस गए थे। उन्होंने पूर्ववर्ती परंपराओं को आलोचनात्मक दृष्टिकोण से आत्मसात करके भावी विकास का द्वार खोला था। प्लेटो के लिए साहित्य उत्तेजक था, अरस्तु के लिए विरेचक था, पर लोंजाइनस के लिए उदात्त था। उनकी यह धारणा इतनी युगांतरकारी सिद्ध हुई कि आगे चलकर उसे शास्त्रवाद से जोड़ा गया, स्वच्छंदतावाद से जोड़ा गया, आधुनिकतावाद से जोड़ा गया, यथार्थवाद से भी जोड़ा गया। इसमें निहित विचार सूत्रों की अनेक संभावनाएं अब भी शेष हैं। यह निर्विवाद है कि एक स्वतंत्र कला चिंतन की दृष्टि से उसका महत्व असंदिग्ध है और वह समसामयिक साहित्य चिंतन के लिए भी प्राचुर संकेत और विचार बिंदु प्रस्तावित कर सकता है। लोंजाइनस और उनका पेरिइप्सुस
पाश्चात्य साहित्य चिंतन में न तो लॉन्जाइनस के काल को लेकर मैतक्य है, न उनकी कृति के पाठ को लेकर। पुनर्जागरण युग के दौरान 16वीं सदी में जब पहली बार पेरिप्सूस सामने आई, तब यह मत प्रचलित हुआ कि लॉन्जाइनस शास्त्रवाद से प्रभावित 3री सदी में पालमीरा की महारानी जेनोबिया के अति विश्वस्त यूनानी मंत्री थे, जिन्हें बाद में महारानी के लिए मृत्यु का वरण करना पड़ा। 1988 में स्कॉट जेम्स ने इस मत को पुनर्प्रतिष्ठित करते हुए उन्हें पहला स्वच्छंदतावादी आलोचक बताया और नव प्लेटोवादी चिंतनधारा के प्रवर्तक प्लूटिनस का 8 वर्ष छोटा सहयोगी सिद्ध किया। उनसे पहले 1899 में प्रोफेसर रिज रॉबर्ट्स अपने विशद अनुसंधान से यह प्रमाणित कर चुके थे कि पेरिप्सूस के रचयिता 3री सदी के कैसियस लॉन्गिनुस नहीं, 1ली सदी के डियोनिसिडस लॉन्गिनुस थे, यानी कि लॉन्जाइनस थे। आगे चलकर सौंदर्य दर्शन के विद्वान E.F. कैरिट प्राचीन साहित्य सिद्धांतों के शोधकर्ता एटकिंस और नव्य समीक्षक विलियम क्लिंथ ब्रुक्स ने भी इसी मत को स्वीकार किया। हिंदी में पेरिप्सूस का दूसरा किंतु अधिक प्रमाणिक अनुवाद उदात्त के विषय में नाम से प्रस्तुत करते हुए प्रोफेसर निर्मला जैन ने भी ईसा की 1ली सदी में होने वाला लॉन्जाइनस कहकर यही मत प्रस्तावित किया। काल निर्धारण। लॉन्जाइनस के महत्व में इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे 1ली सदी के थे या 3री सदी के, पर वैज्ञानिक अध्ययन के लिए यह समस्या विचारणीय है। रिज रॉबर्ट्स के साक्ष्य पर विमसाट ब्रुक्स भी यह कहते हैं कि लॉन्जाइनस ने ऑगस्टस के बाद का कोई कवि या वक्ता उद्धृत नहीं किया है। स्पार्टाकस के प्रसिद्ध दास विद्रोह के बाद लड़खड़ाती गणतंत्र प्रणाली ईसा पूर्व 27 में नष्ट हो गई। तानाशाह सीजर ने रोम साम्राज्य की स्थापना की, जो 500 साल यानी कि 473 ईस्वी तक चलता रहा। ओक्टावियस ऑगस्टस का पुत्र और 1ली सदी का निरंकुश सम्राट था। लॉन्जाइनस साम्राज्य काल के लेखक थे, यह निर्विवाद है। ठीक है मित्रों, थोड़ा हम स्पीड में पढ़ते हैं। ठीक है, यूनान को पहले फिलिप ने, फिर महान सिकंदर ने और तब रोम ने गुलाम बनाया। सामाजिक सांस्कृतिक उन्नति और बौद्धिक चिंतन में इस पराधीनता से गिरावट आई। इस ह्रास से शुद्ध होकर लॉन्जाइनस एथेंस से रोम आकर बसे होंगे, परंतु उनमें यूनानियों की विशेषता स्वतंत्र चेतना उत्कर्ष पर थी। उन्होंने जगह जगह फिलिप और सिकंदर के प्रशासकों, रोमन वक्ताओं और यूनानी देशद्रोहियों की आलोचना की। स्वाधीनता के लिए लड़ मरने वाले पूर्वजों को दैवी अमरता का अधिकारी बताया है। इससे उनके देश प्रेम और स्वाधीनता प्रेम का पता चलता है। मिस्र, यूनान और रोम की सामाजिक यानी समाज व्यवस्थाएं वर्ण और दास प्रथाओं का मिला जुला रूप थी। उनकी समाज व्यवस्थाओं में इस समानता को बराबर रेखांकित किया गया है। रोम ने यूनान की व्यवस्था अपनाई, यूनान ने मिस्र से वर्ण व्यवस्था ली। यह खुद अरस्तु मानते हैं। 4 वर्णों की इस व्यवस्था में 3 वर्ण स्वतंत्र नागरिकों के थे: दार्शनिक, योद्धा, किसान, कारीगर, व्यापारी, जिन्हें चित्तवृत्ति
क्योंकि चित्रवृत्तियों के आधार पर प्लेटो ज्ञान प्रेमी, आन प्रेमी और धन प्रेमी यानी कि रीजन, स्पिरिट, एपेटाइट कहते थे। चौथा वर्ण जो दासों का था, जो नागरिक नहीं थे। दास जो दो तरह के थे, अति निर्धन किसान कारीगर और खरीदे हुए या युद्धबंदी दास। शासन प्रणाली कैसी भी हो, उसके स्थानीय रूप कितने भी भिन्न हों, पर समाज व्यवस्था तीनों जगह बहुत कुछ एक जैसी चलती रही। उसका रूप था दासों और दास मालिकों वाली उत्पादन प्रणाली तथा वंशगत पेशों पर आधारित वर्ण व्यवस्था और दास प्रथा वाली सामाजिक प्रणाली। धनी वर्ग के स्वतंत्र नागरिकों और संपत्तिहीन दासों के बीच तनाव को पेरिउसुस में साम्राज्यवादी रोमन के पतन का कारण माना गया है। लोन्जाइनस हर प्रकार की दासता को, चाहे वह कितनी भी न्याय संगत हो, मानव आत्मा के लिए एक पिंजरा, एक कारागार मानते थे। दूसरी तरफ धनी वर्ग की पतनशीलता भी खूब पहचानते थे। आडंबर, दंभ और विलास जैसे दुर्गुण संपत्ति की जारज संतानें हैं। ऐसे वातावरण में उदात्त के लिए कोई संभावना न थी। अगर अगस्टस के बाद 150 वर्षों तक उन्हें कोई उल्लेखनीय कवि वक्ता नहीं दिखाई देता तो आश्चर्य की बात नहीं है। उनके अंतःसाक्ष्यों में साहित्यिक उद्धरणों के अलावा समाज की आलोचना को शामिल करें तो भिन्न परिणाम निकलते हैं। दासों और नागरिकों का तनाव एक प्रकार की शासन प्रणाली में जब विस्फोटक रूप लेता था, तब उस संकट को दबाने के लिए शासन का रूप बदलता था। साम्राज्य व्यवस्था का आगमन इसी प्रक्रिया का अंग था। लोन्जाइनस ने पतन की जिस पराकाष्ठा का चित्र खींचा है, वह साम्राज्य की स्थापना के तत्काल बाद न हो सकती थी। साम्राज्य व्यवस्था में दासता के संकट को दबाकर व्यापार की उन्नति के द्वारा रोमन को विश्व शक्ति बनाने में और साम्राज्य के प्रसार में मदद की। दास मुख्य श्रम शक्ति थे। सीजर और अगस्टस की तानाशाही ने उन्हें दबाकर बिकाऊ माल वाले विनिमय संबंधों की रक्षा की। लोन्जाइनस ने दासता का उस पर टिकी सत्ता का विरोध करते हुए समकालीन चाटुकारियों के मुकाबले अतीत के उन सभी कवियों वक्ताओं को गौरवमंडित किया जिन्होंने दासता का विरोध किया। लोन्जाइनस का यह कार्य पहली सदी की अपेक्षा तीसरी सदी में अधिक तर्कसंगत जान पड़ता है। पहली सदी की चेतना का वह स्तर न था जो लोन्जाइनस में है। सन 68 से 69 में जान के एमोकैलिप्स में महाभ्रष्ट रोम का विनाश आसन्न नहीं था, भविष्य के गर्भ में था। नीरो के गुरु और स्टोइक वितरागी दार्शनिक सेनेका के यहाँ वो दास केवल शरीर से गुलाम थे, अपनी बुद्धि और आत्मा के स्वामी बने हुए थे। लेकिन जिस समय लोन्जाइनस का अपना निबंध लोन्जाइनस अपना निबंध लिख रहे थे, रोम के पतन की भविष्यवाणी साकार रूप ले चुकी थी और दास इतने कुचले गए थे कि उनकी आत्मा भी स्वतंत्र नहीं रह गई थी। पराधीनता, उत्पीड़न, वर्गभेद और दासता से लोन्जाइनस का यह विरोध दूसरी सदी के अंतिम चरण में शुरू हुए विद्रोहों की कड़ी का विकास है। उनका उदात्त केवल पतन की प्रतिक्रिया नहीं है, इस विद्रोही परंपरा का नैतिक दर्शन है। यह कल्पना तर्कसंगत नहीं जान पड़ती कि वे जेनोविया के मंत्री थे। अधिक तर्कसंगत यह लगता है कि तीसरी सदी में 2 लोन्जाइनस हुए, जिनमें
केसियस तो मंत्री थे और दियोनिसिउस स्वतंत्र चेता प्रखर विचारक थे, यानी कि लोनजाइनस प्रखर विचारक थे, ठीक है, स्वतंत्र चेता थे। पेरिप्सुस की खोज और अनुवाद। लोनजाइनस के बारे में अनिश्चित का कारण यह है कि 1554 में रॉबर्ट टेलो 1554 में रॉबर्ट टेलो द्वारा 1554 में खोजी जाने से पहले पेरिप्सुस 1200 साल तक अज्ञात थी। 1200 साल तक अज्ञात थी। इस पुस्तक के अलावा उनके विषय में जानकारी का दूसरा स्रोत नहीं है और यह कृति भी खंडित है। अनुमानतः उसका एक तिहाई भाग लुप्त इप्सुस के अर्थ को लेकर भी अनिश्चय रहा है। पहला अंग्रेजी संस्करण लैंगवेन ने 1636 में प्रकाशित किया था और पहला अंग्रेजी अनुवाद जो है 1662 में जॉन हॉल ने किया था। वाणी की प्रकाष्ठा यानी कि हाइट ऑफ इलोक्वेंस जॉन पल्टेसी ने 1680 में दूसरा अनुवाद किया। भाषा का लालित्य या उत्तंगता यानी कि लॉफ्टीनेस ऑफ एलिगेंसी ऑफ स्पीच, किंतु 1674 में बोइलो द्वारा किए गए फ्रांसीसी अनुवाद के बाद इप्सुस के पर्याय के रूप में सबलाइम यानी उदात्त शब्द प्रचलित हो गया। लंबे समय बाद 1899 में रिज रॉबर्ट्स ने अपने अनुसंधान के साथ लॉन्गिनूस ऑफ द स्लाइम में जो अनुवाद प्रस्तुत किया वह अधिक मान्य हुआ। डॉक्टर नगेंद्र और नेमीचंद्र जैन द्वारा प्रस्तुत पहला हिंदी अनुवाद काव्य में उदात्त तत्व उसी पर आधारित है, किंतु हैमिल्टन 5 ने 1927 में एक और अनुवाद प्रस्तुत किया जिसे अनेक कारणों से अधिक ग्राह्य वाका डॉक्टर निर्मला जैन ने भारत भूषण अग्रवाल के सहयोग से उदात्त के विषय में हिंदी में रूपांतरित किया। ठीक है, मतभेद ऊंचाई, उत्तुंगता या लालित्य को लेकर भी रहे, सबलाइन या उदात्त को लेकर भी है। ऊंचाई और उत्तुंगता का संबंध शास्त्रवादी और धारणाओं से और उदात्त का संबंध सुषमतावादी भावबोध से जोड़ा गया है। लोंजाइनस के अतीत प्रेम को शास्त्रवाद का प्रमाण माना गया तो प्राकृतिक आदर्श को सुषमतावाद का। शास्त्रवाद से अब ये मुक्त हो चुके हैं, पर सुषमतावाद की गूंज अब भी सुनाई पड़ती है। एलन टेट ने सुषमतावादी रूप मिटाकर उन्हें नई समीक्षा से जोड़ने का प्रयास किया। उनका तर्क है कि लोंजाइनस की थिंथेसिस यानी कंपोजिशन यानी संयोजन, संगठन और सामंजस्य हार्मनी संबंधी धारणाएं नई समीक्षा के स्ट्रक्चर यानी संरचना की धारणा में आसानी से बदली जा सकती हैं। यही नहीं, भाषा के अवदात के माध्यम से लोंजाइनस ने परोक्ष रूप में वस्तुनिष्ठता की ओर कदम बढ़ाया, जिसकी गुंजाइश न प्लेटो के दैवी विक्षेप में थी न अरस्तु के संरचनात्मक तत्वों में। किंतु इमैनुअल कांट ने उदात्त की जो व्याख्या की थी उससे पश्चिमी दृष्टि
इतनी आक्रांत है कि लोन्जाइनस को स्वतंत्रतावादी सांचे से बाहर कम ही देखा जाता है। यानी इमैनुअल कांट के अनुसार कला में उदात्त संबंधी धारा प्रकृति की अनुरूपता पर निर्भर है। फर्क यह है कि प्राकृतिक सौंदर्य के साथ उद्देश्यवत्ता जुड़ी रहती है, क्योंकि यह हम में संतोष का भाव जगाती है, जबकि उदात्त का भाव हमारे निर्णय के संदर्भ में स्वोद्देश्य की सीमा से परे चला जाता है। यही नहीं, प्रकृति के उदात्त की प्रतिनिधिकता रिप्रेजेंटेशन से मन प्रेरणा अनुभव करता है, जबकि सुंदरता के बारे में सौंदर्य शास्त्रीय निर्णय विश्रांत चिंतन में ही होता है। इस भाववादी और स्वतंत्रतावादी प्रसंग से सबलाइम यानी कि उदात्तता को मुक्त करने के प्रयत्न होते रहे हैं, पर किसी अन्य विकल्प के अभाव में अंग्रेजी आलोचकों को सबलाइम का ही सहारा लेना पड़ता है। हिंदी में उदात्तता को लेकर मतभेद नहीं है। उदात्तता शब्द जो है ग्रीक इप्सुस से ज़्यादा निकट है। इसका कारण यह है कि दो प्राचीन सभ्यताओं में विकसित अवधारणाएं एक दूसरे के काफ़ी अनुकूल हैं। भारत और ईरान में पुराना संपर्क है। धीरोदात्त नायक वाला अर्थ संदर्भ कुछ संस्कारगत बाध्यता जरूर पैदा करता है, लेकिन इस समस्या के प्रति सचेत रहकर लोन्जाइनस के उदात्त की मूल अवधारणा को समझा जा सकता है। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र और लोन्जाइनस। लोन्जाइनस ने भाव पक्ष और कला पक्ष के में विभाजन मानने वाली, कला पक्ष को महत्वपूर्ण मानने वाली शास्त्रवादी जड़ता को तोड़कर समन्वित दृष्टिकोण अपनाया। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने लिखा है कि जब वह भाषा पर विचार करता है तब भाव और विचार उसकी दृष्टि से ओझल नहीं होते। जब वह भावों और विचारों का विवेचन करता है तब भाषा का भी ध्यान रखता है। आस्था और सौंदर्य निबंध से यह उक्ति लिया गया है। यही कारण है कि उदात्त शैली शास्त्रवादी नहीं है और भाव या प्रेरणा स्वतंत्रतावादी नहीं। उन्हें स्वच्छंद आंदोलन को उभारने का श्रेय देते हुए स्कॉट जेम्स भी यह बताने में नहीं चूकते कि उन्होंने अचूक आलोचनात्मक निर्णय के साथ स्वच्छंदवाद के खतरे के मार्ग चिन्हों को भी रेखांकित किया और शास्त्रीय अनुशासन की पुनः प्रतिष्ठा की। R.A. स्कॉट जेम्स द मेकिंग ऑफ लिटरेचर से उक्त पंक्तियां ली गई हैं। इसलिए डॉक्टर निर्मला जैन का यह विचार पूर्णतः तर्कसंगत है कि लोन्जाइनस रोमांटिक या क्लासिक की जैसे एक दायरे में नहीं बदते। दोनों के तत्व लेते हुए वे दोनों प्रवृत्तियों की सीमा का अतिक्रमण कर एक अनूठा मार्ग निकालते हैं। इस मार्ग का अनूठापन यह था कि लोन्जाइनस दोनों प्रवृत्तियों की शक्ति को पहचानने और सीमाओं को त्यागने का काम यथार्थवादी आधार पर करते हैं। लोन्जाइनस से पहले काव्य शास्त्रीय चिंतन की पूरी परंपरा विकसित हो चुकी थी। प्लेटो ने काव्य सृजन में प्रेरणा की जो शक्ति देखी थी वह दैवी विक्षेप का परिणाम थी। लोन्जाइनस ने दैवी तत्व और विक्षेप तत्व हटाकर कवि की प्रेरणा का गहरा संबंध सामाजिक जीवन से जोड़ा। अरस्तु को परिपूर्ण कला की चिंता थी, लेकिन कला मर चुकी थी, इसलिए समाज में व्यवस्था लाने वाली कला का अनुकरणीय आदर्श बनी अतीत की कला। लोन्जाइनस ने अतीत को आदर्श नहीं बनाया, उसे समसामयिक बोध से परखा, उससे प्रेरणा ली
ह्रासशील तत्वों की आलोचना की और प्रगतिशील तत्वों से सीखकर आगे बढ़ने का रास्ता सुझाया। विमसाट ब्रूक्स ने लोंजाइनस को असाधारण भाषणवादी कहा। विमसाट ब्रूक्स ने लोंजाइनस को असाधारण भाषणवादी कहा है। अरस्तुत से देमेत्रियस तक भाषण कला की यथेष्ट चर्चा हो चुकी थी। वाग्मिता की शैलियों और व्याकरण की युक्तियों को लेकर वर्गीकरणों और विभेदों का जंजाल उपस्थित हो गया था। लोंजाइनस ने इस प्रकार की तकनीकी विशेषज्ञता का तिरस्कार करते हुए उदात्त के सर्वव्यापी प्रभाव संख्या में अनेक पक्षों और प्रवृत्तियों का सामंजस्य स्पष्ट किया और भाषा के वैशिष्ट्य और चरमोत्कर्ष को अपने विवेचन के केंद्र में रखा, जो कवियों और इतिहासकारों को अमर यश प्रदान करता है। उन्होंने रीतिवादी विरोधी साहित्य शास्त्र का सूत्रपात किया और दृढ़ यथार्थवाद का आधार अपनाया। उदात्त की परिधि उपशीर्षक है उदात्त की परिधि। पेरियुप्सुस के आरंभिक हिंदी अनुवाद से भ्रम होता है कि उदात्त का संबंध सिर्फ काव्य से है। इस शास्त्रीय दृष्टिकोण से अलग एलन टेट का आधुनिकतावादी नजरिया है, जो यहाँ साहित्य का बृहत्तर बोध पाते हैं, लेकिन यहाँ भी व्यापकता साहित्य तक सीमित है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने प्रसंगवश लिखा है कि यूनान पर जब रोमन भूस्वामी शासन कर रहे थे, तब उदात्त पर अपने विख्यात निबंध में लॉन्गिनूस ने उदात्त के निदर्शन के लिए होमर और प्लेटो के साथ डेमोस्थनीज को उद्धृत किया। होमर कवि थे, प्लेटो दार्शनिक थे, डेमोस्थनीज वक्ता थे। काव्य, दर्शन और वक्तृत्व कोई भी क्षेत्र लोंजाइनस की विचार सीमा से बाहर नहीं था। विषय क्षेत्र की इस व्यापकता को सामने रखकर डॉक्टर निर्मला जैन ने ठीक ही कहा है कि इसमें गद्य पद्य, इतिहास, दर्शन, धर्म ग्रंथ, भाषण सभी आ जाते हैं। लोंजाइनस विधाओं और विद्याओं का अंतर पहचानते थे, लेकिन उनका कृत्रिम विभाजन अस्वीकार करते थे। शुद्ध साहित्य की जड़ता से अलग उनमें दृष्टि की ऐसी समग्रता थी जो प्राचीन ग्रीक रोमन साहित्य शास्त्र में ही नहीं बल्कि आज भी दुर्लभ है। लोंजाइनस अभिव्यक्ति के किसी माध्यम को उदात्त की परिधि से बाहर नहीं मानते। पर्यायोक्ति अलंकार की चर्चा करते हुए कहते हैं कि संगीत के विवादित और संवादी स्वरों के सहयोग से मुख्य राग का सौंदर्य निखर आता है। कला में निर्दोषता पर विचार करते समय वे कहते हैं कि हम मूर्ति में मनुष्य का सादृश्य खोजते हैं। साहित्य में हम मानवपरीय गुणों की खोज करते हैं। यहाँ दो बातें स्पष्ट होती हैं। एक यह कि संगीत, मूर्ति शिल्प और साहित्य की विशिष्ट प्रकृति का अंतर लोंजाइनस समझते हैं और उनके परस्पर संबंध को भी पहचानते हैं। अलंकार का प्रयोग संवादी और विवादी स्वरों की तरह होना चाहिए। यह संगीत और साहित्य के रिश्ते की व्याख्या है। मूर्ति में मानव सादृश्य और साहित्य में मानवपरीय गुण, यह दो कलाओं के अंतर की पहचान है। दूसरे यह कि साहित्य की सभी विधाओं और कला के विभिन्न रूपों
के साथ ज्ञान के अन्य अनुशासनों को समाहित करने वाली उनकी दृष्टि एक व्यवस्थित सौंदर्य शास्त्र का सुदृढ़ आधार निर्मित कर देती है। इतना ही नहीं, उन्होंने महान शैली को महान आत्मा और गंभीर विचारों की प्रतिध्वनि कहकर उदात्त को कला या अभिव्यक्ति के दायरे से निकालकर मनोवैज्ञानिक और समाजशास्त्र का आयाम प्रदान किया। शैली की महानता विचारों की गरिमा पर निर्भर है और विचारों की गरिमा आचरण की महानता से आती है। यह सिद्धांत उदात्त की परिधि को पुराने भाषण शास्त्र से अलग एकदम नई दिशा में विस्तृत कर देता है। इसीलिए क्षुद्र और अधम कार्यों में जीवन बिताने वाले उदात्त से वंचित रहते हैं और महात्माओं की सीधी सरल वाणी भी उदात्त होती हैं। उसके लिए गर्जन तर्जन वाली शब्दावली और भड़क तड़क वाली पदावली की जरूरत नहीं है। इसीलिए वे कुछ खास भावों को ही उदात्त का विषय नहीं मानते और न किसी भाव को उदात्त से बाहर मानते हैं। यदि वे करुणा और भय जैसे भाव को क्षुद्र बताकर उदात्त से बाहर रखते हैं तो उचित प्रसंग में सच्चे भावों को उदात्त का सबसे बड़ा साधक बताकर सभी भावों में उदात्त की संभावना स्वीकार करते हैं। सृष्टा के संदर्भ में उदात्त का संबंध महान आत्मा से है और भावक के संदर्भ में उचित प्रसंग में व्यक्त सच्चे भावों से। इस प्रकार रचना प्रक्रिया से लेकर कलात्मक प्रभाव तक कला के सभी पहलू उदात्त की परिधि में आते हैं। लोंजाइनस के संपूर्ण विवेचन को ध्यान में रखकर कहा जाए तो उदात्त के लिए न विषय की सीमा है, न विधा की, न भाव की सीमा है, न स्थितियों की। जिस तरह भाषण, कविता, दर्शन, संगीत, मूर्ति शिल्प कहीं भी उदात्त हो सकते हैं, उसी तरह विराट आकार और प्रबल वेग, युद्ध वर्णन और प्रेम गीत, गगन भेदी ईश्वरीय और पातालवासी मौन, उल्लास और वेदना किसी भी दृश्य या भाव में उदात्त हो सकता है। संक्षेप में उदात्त के लिए सीमाएं नहीं हैं। उसका संबंध आत्मा, स्वभाव, आंतरिकता से है, केवल कौशल, भाषा और कला से नहीं। इसलिए लोंजाइनस भाषण शास्त्रियों की तरह केवल भाषा की संरचना से नहीं खेलते। ठीक है। उदात्त और भारतीय चिंतन उपशीर्षक है, उदात्त और भारतीय चिंतन। उदात्त शब्द की रचना उद प्लस आद्य उत प्लस आद्य यानी कि ऊर्ध्व प्लस गृहीत के मिलने से हुई है। संस्कृत में उदात्त एक अलंकार है जो वर्ण वस्तु की संपन्नता या महिमा की व्यंजना करता है, लेकिन लोंजाइनस के लिए उदात्त अलंकार मात्र नहीं है, वह अभिव्यक्ति का संपूर्ण गुण है। इस प्रकार की भिन्नताओं ने भारतीय काव्यशास्त्र के अध्येताओं का ध्यान अपनी ओर खींचा, लेकिन लोंजाइनस द्वारा शब्दालंकार और विचार अलंकार का जो वर्गीकरण है वह भारतीय काव्यशास्त्र के शब्द अलंकार और अर्थालंकार से अलग नहीं है। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक में लिखा है कि कभी रस से ऐसा बधा हो कि अलंकार खुद बन जाए, अलग से कोशिश ही न की जाए कि वह अलंकार है। लोंजाइनस ने लिखा था कि अलंकार सर्वथा प्रभावशाली तब होता है जब इस बात पर ध्यान ही न जाए कि वह अलंकार है। रामविलास जी यानी रामविलास शर्मा जी ने उद्धृत किया है कि छड़े छड़े यन्यवता मुयति तदैव रूपम रमणीययाता याह। मानो इसी की व्याख्या करते हुए लोंजाइनस ने लिखा है, वास्तव में महान रचना वही है जो बार बार कसौटी पर कसी जाने पर भी सदा खरी उतरे, जिससे प्रभावित होना कठिन ही नहीं लगभग असंभव हो जाए और जिसकी स्मृति इतनी प्रबल हो कि मिटाए न मिटे। यही लोंजाइनस उदात्त को सभी कलाओं में सभी व्यक्तियों को आनंद देने वाला गुण बताते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोक हृदय में लीन होने को रस दशा कहकर बहुत अलग बात
न की थी, यानी वो भी उदात्त के ही बात को कहीं न कहीं स्वीकारते हैं। इस प्रकार भाव, अलंकार, लोक व्यापकता और काल अतीतता आदि अनेक आधारों पर हम भारतीय साहित्य में चिंतन और लोनजाइनस में समानता पाते हैं। इसका कारण यही है कि दो उन्नत सभ्यताओं ने कला के विवेचन के लिए जो रुचियां और सिद्धांत विकसित किए, उनमें मेल बैठता है। अगला उपशीर्षक है लोनजाइनस का उदात्त विवेचन। लोनजाइनस का उदात्त विवेचन। लोनजाइनस और उनकी संरचना से संबंधित प्रमुख समस्याओं का अध्ययन कर लेने के बाद अब हम उनके उदात्त विवेचन की आलोचना दृष्टि और विश्लेषण पद्धति पर विचार करेंगे। ठीक है, उनके उदात्त विवेचन की आलोचना दृष्टि और विश्लेषण पद्धति पर विचार करेंगे। ठीक है साथियों, लोनजाइनस की विश्लेषण पद्धति, ये उपशीर्षक है। लोनजाइनस की विश्लेषण पद्धति। उदात्त पर लिखने की सूझ और श्रम के लिए कैफिलिड्स की प्रशंसा करते हुए लोनजाइनस अपने असंतोष का यह कारण भी बताते हैं कि उन्होंने जो अधिक महत्वपूर्ण काम नहीं किया, और वह है उस पद्धति का निर्देश जिससे हम स्वयं उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कैफिलिडस उदात्त कला के लक्षण स्पष्ट कर रहे थे, जबकि लोनजाइनस का उद्देश्य था अपनी क्षमताओं को एक निश्चित स्तर तक उठाने के प्रयत्न में व्यवहारिक सहायता प्रदान करना। जाहिर है परंपरागत शास्त्र और लोनजाइनस के उद्देश्य भिन्न भिन्न थे। उद्देश्य की भिन्नता के कारण लोनजाइनस के लिए यह जरूरी हो गया कि वे उदात्त की अपनी संश्लिष्ट अवधारणा और समन्वित दृष्टि के साथ साथ नई पद्धति का भी विकास करें, क्योंकि इस नई वस्तु को न तो पारंपरिक बोध के जरिए धारण किया जा सकता था, न ही पारंपरिक भाषा के जरिए व्यक्त किया जा सकता था। लोनजाइनस ने यह निबंध अपने रोमन शिष्य मित्र पोस्तुमियुस ट्रेनितियानुस के नाम पत्र के रूप में लिखा है। इससे शैली में अनौपचारिकता और रोचकता तो आई ही है, इस शैली ने विश्लेषण पद्धति को भी प्रभावित किया है। नई अवधारणा और अनौपचारिकता शैली दोनों ही कारणों से लोनजाइनस ने सटीक और वर्गीकरण और सूत्रबद्ध परिभाषाओं की जगह उदाहरण, विवेचन, व्याख्या और विषयांतर के सहारे अपने विचार संप्रेषित किए हैं। भाषण, काव्य, शिल्प आदि कलाओं का समन्वित विवेचन और कला, व्यक्तित्व, समाज, नैतिकता, राजनीति आदि विषयों का समन्वित विवेचन, यह संश्लिष्ट पद्धति उनकी अवधारणा के संश्लिष्ट स्वरूप का नतीजा है। होमर का युद्ध वर्णन उदात्त है, पर सैफो के प्रगीत प्रश्नवाचक है, मतलब उदात्त नहीं है। लोनजाइनस एक लंबा उद्धरण देकर लिखते हैं, क्या यह विस्मयकारी नहीं है कि एक ही साथ वह आत्मा, शरीर, कान, जिह्वा, आँखें, वर्ण और सबका इस प्रकार आवाहन करती हैं मानो वे उससे अलग होकर कहीं और जा पड़े हों। उसकी अनुभूति में विरुद्धों का सामंजस्य पाया जाता है। वह झुलसती भी है और ठिठुरती भी है, वह बेहोश भी है और होश में भी है, क्योंकि वह या तो भयाक्रांत है या मरणासन। वह ऐसा इसलिए करती है कि उसमें संवेग नहीं बल्कि संवेगों का संघात दृष्टिगत हो। इस उद्धरण से लोनजाइनस की पद्धति समझ में आती है। कला में उदात्त किसी विशेष भाव या विचार के कारण नहीं बल्कि अनेक भावों के संघात से उत्पन्न होता है। सभी भाव संवादी हों यह न आवश्यक है न उचित। संघात हमेशा विरुद्धों का सामंजस्य उपस्थित करता है। भावों के साथ कला के
साधनों में भी संघात होता है। इसकी चर्चा आगे की जाएगी। भाव और अभिव्यक्ति में विरुद्धों का सामंजस्य देखने वाली यह द्वंद्वात्मक पद्धति लोनजाइनस को अपने युग से बहुत आगे सिद्ध करती है। उनका यह द्वंद्वात्मक विवेक ही उन्हें शास्त्रवाद और सुसंतावाद के अतीत वादी आग्रहों से बचाता है और वे एक ही साथ नैसर्गिक प्रेरणा और अनुशासित शिक्षा का संबंध देखते हैं। इस द्वंद्वात्मकता ने उनकी दृष्टि और पद्धति में ऐसी एकता पैदा कर दी है जो उनके सजीव गद्य को अत्यंत मूल्यवान बना देती है। इस द्वंद्वात्मक चिंतन की विशेषता यह है कि लोनजाइनस अनेक असंबद्ध वस्तुओं की सामान्य भूमि पहचानते हैं, विभिन्न प्रतिक्रियाओं में निहित संबंध समझते हैं, समान लगने वाली चीज़ों की भिन्नता और असमान लगने वाली चीज़ों की एकता पहचानते हैं, संवादी विवादी स्तरों की तरह विरुद्धों की एकता में औदात्य और उत्कर्ष देखते हैं, वर्तमान ह्रास की आलोचना करते हुए अतीत में जाते हैं किंतु अतीत की पूजा नहीं करते, वहाँ भी नकारात्मक पहलुओं का निषेध करते हुए भविष्य की स्वतंत्र राह निकालते हैं। यह असाधारण गुण था। उनके दृष्टिकोण की वैज्ञानिकता का परिणाम यह भी है कि उदात्त का लक्ष्य स्पष्ट करने के बाद वे पहले दोष चर्चा करते हैं, फिर स्रोत चर्चा स्रोतों में भी सहजात और कला की उपज के आधार पर क्रम निर्धारण करते हैं। अगला उपशीर्षक उदात्त के बाधक तत्व। कला में दो प्रकार के दोष हो सकते हैं, एक रचना के नियम संबंधी, दूसरे विषय वस्तु संबंधी। लोनजाइनस दोनों पर विचार करते हैं पर उन्हें उदात्त के लिए समान रूप से बाधक नहीं मानते। इस संबंध में उनकी कसौटी यह है कि कला में हम निर्दोषता की प्रशंसा करते हैं तो प्रकृति में भव्यता की, और मनुष्य को वाक शक्ति का वरदान प्रकृति से प्राप्त हुआ है। दोनों की सहकारिता से पूर्णता आती है, मगर कला इनमें प्राथमिक नहीं है, वह प्रकृति की सहायक होकर ही उदात्त बनती है। इसलिए रचना के नियम संबंधित दोष औदात्य और उत्कृष्टता के ही स्पर्श से बारंबार धुल जाते हैं, लेकिन प्रकृति संबंधित दोष नहीं दबते। लोनजाइनस इन्हें आडंबर की संज्ञा देते हैं जो इन वस्तुओं के मोह से पैदा होता है, जिनका तिरस्कार करना हमारे दैनिक जीवन में सम्मान की बात मानी जाती है। मेरा आश्रय, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, राजपाट तथा ऐसी ही उन वस्तुओं से है जिनमें बाहरी तड़क भड़क होती है। एक तरफ नियमों में बंधी निर्दोष कला, दूसरी तरफ उदात्त नैसर्गिक वाणी। एक तरफ तड़क भड़क वाली रीतिवादी शैली, दूसरी तरफ सहज निष्क्रिय औदात्य। लोनजाइनस इन दोनों प्रवृत्तियों का अंतर दिखाते हैं। स्वभावतः वे निर्दोषता और औदात्य को पर्यायवाची नहीं मानते, वैसे भी कोई शब्द किसी का पर्यायवाची नहीं होता है। उनका यह कथन पद प्रसिद्ध है कि महान प्रतिभा निर्दोष से बहुत दूर होती है। सीन काफ दुरुस्त होने में ओछेपन का खतरा रहता है, जबकि बेशुमार दौलत की तरह बड़ी रचना में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। कला का खतरा होता है। कला का दोष प्रतिभा की असावधानी से पैदा होता है, लेकिन कला के प्रति अत्यधिक सावधानी में ओछेपन का खतरा होता है। उदात्त का विलोम है ओछापन। त्याज्य वस्तुओं के मोह से इस ओछेपन का संबंध है। इस प्रकार कला मनोवृत्ति और सामाजिक आधार
परस्पर जुड़े हुए हैं। तड़क भड़क वाली निर्दोष कला ओछेपन की मानसिकता का परिचय देती है और यह मानसिकता संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, राजपाट के लिए युद्धरत संपत्तिशाली वर्गों से जुड़ी है। संक्षेप में लोन्जाइनस कला में दोष और आडंबर का अलग अलग सामाजिक आधार पहचानते हैं। वे निर्दोष कला के रीतिवादी आदर्श के मुकाबले उदात्त कला का लोकतांत्रिक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। स्पष्ट है कि उनके लिए उदात्त एक नैतिक प्रेरणा और समयांतर विवेक है, जिसकी कसौटी पर वे प्रतिद्वंदी विचारों से बहस करते हुए समय स्पष्टीकरण नहीं चुनौती देते हैं। कला नियम के दोष और सावधानी के द्योतक हैं, इसलिए वे उदात्त को बाधित नहीं करते बल्कि स्वयं उससे दब जाते हैं। लेकिन आडंबर का दोष तुच्छता का परिचायक है, जो निर्दोषता की आड़ में त्याज्य वस्तुओं के मोह को सांस्कृतिक मुखौटा प्रदान करता है, इसलिए वह उदात्त का सबसे बड़ा शत्रु है। कला में यह आडंबर की संस्कृति जिन 3 रूपों में प्रतिबिंबित होती हैं वे हैं शब्दाडंबर, बचकानापन और भावाडंबर। इनकी आलोचना करते हुए लोन्जाइनस ने मानव संपत्तिशाली वर्गों की संस्कृति की पूरी तस्वीर अंकित कर दी है। ठीक है, तीनों दोष भाव और कला में अलगाव से आते हैं। उनका प्रभाव भी तुच्छतापूर्ण होता है। त्रासदी में राजसी तड़क भड़क और शब्दाडंबर के लिए स्वभावतः गुंजाइश होती है, इसलिए उसके मोह से बचना कठिन होता है। लेकिन यह मोह बाल सुलभ मूढ़ता के सिवाय कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा प्रसंगच्युत वागाडंबर रचना और वार्ता में अक्षम्य होता है। शब्दाडंबर राजसी अभिरुचि का परिणाम है तो बालेयता यानी बचकानापन, पंडिताऊपन दृष्टि का यह दोष असाधारण, अति रमणीय और उससे भी अधिक मनोरंजक होने की कोशिश से उत्पन्न होता है। लगता है मानो लोन्जाइनस हिंदी की रीतिकालीन कविता पर टिप्पणी कर रहे हों। दरबारी कवि अपने आश्रयदाता का मनोरंजन करने के लिए ऐसी कविता लिखते थे। राजसी दरबारों और दरबारी कवियों में संबंध है, शब्दाडंबर और बाल्यता में भी संबंध है। जहाँ अतिशय विस्तार की परिणति शब्दाडंबर पूर्ण असफल में होती है, शब्दाडंबर बाल्य सुलभ मूढ़ता है और बाल्यता शब्दाडंबर असफलता। अगर वाणी का अनियंत्रित प्रयोग उदात्त का बाधक है तो भावों का अनियंत्रित प्रयोग भी बाधक है। शब्दाडंबर वहाँ होता है जहाँ आवेग की अपेक्षा न हो, वहाँ असंगत और निरर्थक आवेग की अभिव्यक्ति, अथवा जहाँ नियंत्रण की अपेक्षा हो वहाँ भाव का अनियंत्रित प्रयोग। मन के भाव और प्रदर्शित भाव के इसी फर्क का नाम आडंबर है, जिससे दरबारी संस्कृति में हाव भाव कहा जा सकता है, व्यापारी संस्कृति में शिष्टाचार कहा जाता है। भाव के अनुपात में शब्द न हो, किसी न किसी एक अतिरेक हो, इससे पूरी अभिव्यक्ति में असंतुलन आता है और असंतुलन सुंदर नहीं होता। अतिरिक्त मूल्य का शोषण करने वाले वर्ग कला में भी अतिरेक को बढ़ावा देते हैं। कलात्मक नियमों की निर्दोषता की दुहाई समाज और रचना में इस असंतुलन को छिपाने का काम करती है। शब्दाडंबर यानी आडंबर के विभिन्न रूपों की पेरियेप्सिस में जितनी सटीक आलोचना है उतनी सजीव शैली। शब्दाडंबर को सुत यानी सूजन बताते हुए लोन्जाइनस एक कहावत उद्धृत करते हैं, जलोदर से अधिक शुष्कता कहीं नहीं होती। यह रोग ऐसा है जैसे गाल फुला कर सरकंडे की पिपहरी बनाना। बाल्यता को उन्होंने कृत्रिमता की रंगीन चट्टान कहा है, जिसकी और व्याख्या जरूरी नहीं रह जाती है। भावाडंबर सब शराबियों जैसा आचरण है, जो अपने भावों पर अंकुश नहीं रख पाते
वे इन सटीक बिंबों, मुहावरों, कहावतों के मोह में न पड़कर उन्हें तर्क को पैना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसलिए वे विषयांतर चाहे करते हों, बहकते नहीं। उदात्त के बाधक कारणों का सामान्य कारण यदि त्याज्य वस्तुओं का मोह है तो उनका सामान्य आधार व्यक्तिवाद। साहित्य में इस प्रकार के संपूर्ण अनौचित्य के बीज एक ही प्रवृत्ति में निहित हैं और यह प्रवृत्ति विचारों की धुन है जिसकी झलक आजकल लोगों पर सवार है। यही बात आजकल के साहित्य के लिए भी कही जा सकती है। अगला उपशीर्षक है उदात्त के स्रोत, साधक और प्रसाधक। बाधक कारणों की तरह साधक और प्रसाधक कारणों का एक सामान्य आधार है अभिव्यक्ति की सहज क्षमता और उनका सामान्य स्रोत महान आत्मा। लोनजाइनस ने औदात्य के 5 स्रोत बताए हैं। उनका यह विवेचन इतना सूचित और स्पष्ट है कि उन्हीं के शब्दों में उसे देखना ज़्यादा उपयोगी होगा। वे लिखते हैं लोनजाइनस कि इन 5 में प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण है महान और पुष्ट विचारों के धारण की क्षमा। दूसरा स्थान प्रबल भाववेग की प्रेरणा का है। उदात्त के दोनों तत्व बहुत कुछ सहजात होते हैं जबकि शेष 3 कला की उपज हैं। तीसरे के अंतर्गत हैं अलंकार की समुचित योजना जिसके 2 संभाव्य प्रकार हैं विचारालंकार और शब्दालंकार। विचारालंकार यानी अर्थालंकार। इसके अतिरिक्त चौथा है अभिजात्य पद रचना जिसमें शब्द चयन, बिंब विधान तथा शब्द समृद्धि का अंतर्भाव किया जा सकता है। उदात्त का 5वां स्रोत जिसमें सभी स्रोतों का अंतर्भाव किया जा सकता है गरिमा और ऊंचाई का समग्र प्रभाव है। ये सभी तत्व अलग अलग नहीं है, संश्लिष्ट रूप में उदात्त के साधक होते हैं। मानव शरीर की तरह इनमें भी एक अंग का दूसरे स्वतंत्र निजी मूल्य नहीं है। इसलिए एक कालखंड में भव्यता अनेक तत्वों के सहयोग से उत्पन्न होती है। जाहिर है कि पांचों तत्वों में महत्व क्रम के साथ साथ भीतरी तर्क भी मौजूद है। महान आचरण और विचारों से अभिव्यक्ति की सहज क्षमता आती है। इस क्षमता से वह संयम आता है जो उदात्त के सबसे बड़े साधक मतलब उचित प्रसंग में सच्चे भाव का स्रोत है। यह संयम ही सृजनात्मक कौशल है जो वक्ता की शक्ति को कृति की पूरी बुनावट के बीच से क्रमशः उभार कर एक ही क्षण में पाठक को अभिभूत कर देता है। इस प्रकार पहले दोनों अंतरंग तत्वों का संबंध मानव आत्मा की गरिमा से है। इन दोनों से तीसरे चौथे कलात्मक तत्वों का संबंध है और इन सभी के सामंजस्य पर अंतिम तत्व समग्र प्रभाव निर्भर है। यह एक तर्कसंगत ढांचा है जिनमें असंगति उदात्त के लिए हानिकर सिद्ध होगी। अगला उपशीर्षक है उदात्त के प्रसंग और पहलू। उदात्त के प्रसंग और पहलू आत्मा की गरिमा सृष्टा से संबद्ध है और प्रभाव की सृष्टि प्रभावक में होती है। दोनों के बीच की कड़ी है कलाकृति या अभिव्यक्ति। कलाकार रचना और पाठक के बीच यह तारतम्य सजीव मानव व्यापार है। मनुष्य की परिस्थितियां उसे प्रभावित करती हैं। परिवेश, व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति। परिवेश, व्यक्तित्व और अभिव्यक्ति। हम देख चुके हैं कि लोनजाइनस एक वर्ग की मनोवृत्ति को उदात्त का शत्रु मानते हैं। प्रकृति यानी स्वभाव और अंतःप्रेरणा के रूप में व्यक्तित्व के भीतर जो उदात्त प्रकट होता है उसका मनुष्य के सामाजिक परिवेश और नैतिक आचरण से घनिष्ठ संबंध होता है। यह संबंध व्यक्तित्व के निर्माण में अनेक धरातलों पर सक्रिय होता है। यदि कोई दास
अच्छा वक्ता नहीं हो सकता या घूसखोर निर्णायक निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकता, तो यह परिवेश और नैतिकता की एक प्रकार की भूमिका है। किंतु राष्ट्रीय जातीय चरित्र के निर्माण में व्यक्तित्व और परिवेश का संबंध दूसरी भूमिका अदा करता है। सिसेरो की रोमन शैली और डेमोस्थेनेज की यूनानी शैली का अंतर समझाते हुए लोंजाइनस तेरेंतियानुस को संबोधित करते हैं कि तुम रोमन लोग इस प्रश्न पर बेहतर निर्णय कर सकते हो। स्कॉट जेम्स ने ऐसे अंशों को तुलनात्मक आलोचना का उदाहरण माना है, किंतु यहाँ प्रश्न केवल तुलना का नहीं है, अभिव्यक्ति के जातीय गुणों की पहचान का भी है। अपने ग्रीक संस्कारों के कारण भी लोंजाइनस को डेमोस्थनीज की वज्रपात जैसी शैली सिसोरो की दूर प्रसारी ज्वालमाला से अधिक पसंद है। लेकिन वे रुचि की आत्मसात सीमाओं का अनुभव करके अंध राष्ट्रवादियों की तरह अपना निर्णय थोपते नहीं। यह उदारता उसी तरह ग्रीक चरित्र की विशेषता है जिस तरह स्वतंत्रता प्रेम। फिलिप और सिकंदर के हाथों यूनान की पराजय से शुद्ध लोंजाइनस पूरा काल के ग्रीक वासियों के जातीय गुण का उद्बोधन करते हैं, जो सभी अच्छाइयों का मानदंड यानी मुक्ति और स्वतंत्रता को मानते थे। सामाजिक परिवेश और जातीय गुणों से व्यक्ति की अंतः प्रेरणा और गरिमा का संबंध निरूपित करके लोंजाइनस यथार्थवादी चिंतन दृष्टि का विकास करते हैं। कलात्मक अभिव्यक्ति व्यक्तित्व की गरिमा के नाते उदात्त बनती है। नाते उदात्त बनती है। ऐसा कलाकार विषय से असंबद्ध शब्दों बिंबों अलंकारों के पीछे नहीं भागता। भिन्न भाव संदर्भ में वह एक सी भाषा का प्रयोग नहीं करता। तुलसीदास ने विश्राम के प्रसंग में घमंड नभ गरजत घोरा जैसी पदावली और राग रंजित राम के संदर्भ में कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी जैसी पदावली का उपयोग किया है। चरित्र और प्रसंग के अनुरूप भाषा की ध्वनि से बनने वाले चित्र पूरे प्रसंग को उदात्त बना देते हैं। कंकन किंकिनी वाली प्रेम व्यंजना से कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत सकुचात बिहारी की चमत्कार रित प्रेम व्यंजना की तुलना कीजिए। उदात्त और अनुदात्त का फर्क स्पष्ट हो जाएगा। बिहारी में भाव की चपलता पदावली को चंचल बना देती है। अभिव्यक्ति का यह अंतर दोनों कलाकारों के भावबोध और सांस्कृतिक परिवेश का प्रतिबिंब है। लोंजाइनस ने विशेष संबंधित होमर के दिग्गंत व्यापी बिंबों को उदात्त कहा है। मित्र, तुम देखो कैसे धरती को उसके आधार से छीन कर दिया गया है। पताल अनावृत पड़ा है। संपूर्ण विश्व खंड खंड होकर उलट गया है और साथ ही सभी पदार्थ स्वर्ग और नरक, मर्त और अमर्त समान रूप से संघर्ष और उस युद्ध के खतरे के सहभागी हैं। निराला ने राम के शक्ति पूजा में संघर्ष का गहन चित्र खींचा है। होमर से तुलनीय है। राम रावण युद्धरत हैं। प्रकृति भी युद्धरत है। यह प्रकृति बाहरी भी हो सकती है और भीतरी भी हो सकती है। पृथ्वी अग्नि वायु राम के पक्ष में है, आकाश और समुद्र रावण के पक्ष में है। प्रकृति का यह विभाजन राम के संशय में भी प्रतिबिंबित होता है, यानी कि संशय की एक रात में पराजित और हताश मन और अपराजित योद्धा मन, भीतर और बाहर के विभाजन को जोड़कर संघर्ष को गहन करने वाली बिंबिमालाएं। उगलता गगन घन अंधकार, उतरा जीव दुर्गम पर्वत पर नैराश्य अंधकार इत्यादि उदात्त की ऐसी सृष्टि करती हैं जो गगन भेदी गर्जन करने वाली सैकड़ों कविताएं मिलकर भी नहीं कर पाती।
अंधकार में डूबा राम का मन भी नीचे उतरता है और अंधकार की ही तरह, किंतु राम पर्वत की तरह है जिस पर अंधेरा उतर आया है, पर वह अपनी दृढ़ता से अटल भी है। भाव वस्तु का यह द्वंद्व बिंब और पदावली से और निखर आता है, इसलिए उदात्त है। होमर के युद्ध वर्णन की तरह अयक्ष का मौन और प्लेटो की निशब्द वाग्धारा भी उदात्त हैं। शक्ति पूजा यानी राम की शक्ति पूजा में राम को धिक्कारने वाले विभीषण के वीर वचन में उदात्त का जो छल है, उसके बाद निराला लिखते हैं। क्या लिखते हैं? मौन में रहा ज्यों स्पंदित वातावरण विषम। यह मौन में स्पंदन वीर वचन के छल को जगाकर करने के नाते विभीषण को ओजस्वी शब्दों से संबंधित अधिक उदात्त है। परिस्थिति और मानव स्वभाव चित्रण निराला के यहाँ ही नहीं, होमर के यहाँ भी उदात्त है। दिव्य स्वभाव का वर्णन देवताओं के युद्ध से अधिक श्रेष्ठ है। यह लोंजाइनस के मानवतावाद का उनके यथार्थवादी दृष्टिकोण का सबल उदाहरण है। संवेग, कल्पना, तर्क, यथार्थ। संवेग, कल्पना, तर्क, यथार्थ। लोंजाइनस प्लेटो के आदर्शवाद से प्रभावित थे, पर उनकी कल्पनाजन्य असंगतियों से दूर थे। वे अरस्तु की द्वंद्वात्मक पद्धति से प्रभावित थे, पर उनकी शास्त्रीयता से दूर थे। अरस्तु के व्यवस्था प्रेमी काव्य शास्त्र में करुणा और भय की केंद्रीय भूमिका थी, क्योंकि इन्हीं भावों को सुधार कर व्यवस्था लागू करनी थी। लोंजाइनस ने दोनों भावों को क्षुद्र और अनुपयुक्त बताकर एक नए चिंतन का सूत्रपात किया। उनके लिए उदात्त का संबंध न तो केवल भाव या संवेग से है, न गिने चुने भावों से। एक तरफ अनेक उदात्त अंश संवेगों से दूर होते हैं, दूसरी तरफ सुनियोजित न होकर स्वाभाविक विस्फोट का भ्रम उत्पन्न करने वाले संवेग उत्पन्न करने के लिए होते हैं। संवेग अपने में न उदात्त का कारण है, न उदात्त के विरोधी। उनका संबंध यथार्थ से हो तभी वे कलात्मक और भव्य हो सकते हैं। यथार्थ से चुने गए संवेग इकहरे नहीं होते, उनमें अनेक प्रसंगों का संघात होता है। इसलिए त्रासदी में ही नहीं, गीत वक्रोक्ति, ठीक है, वक्तृता में भी संश्लिष्ट संवेगों का अधिक महत्व है। सैफो के प्रगीतों की तरह डेमोस्थनीज की ओजस्विता भी इस सशक्त और सघन संवेग राशि में निहित रहती है। सशक्त भाव और कल्पना को सक्रिय करके विषय को प्रत्यक्षवत कर देते हैं। जहाँ सबल संवेग की प्रेरणा से हमें लगता है कि जिसका हम वर्णन कर रहे हैं उससे साक्षात देख भी रहे हैं और उसे अपने श्रोताओं की आंखों के सामने प्रत्यक्ष कर रहे हैं। संवेग ही नहीं, कल्पना शक्ति का महत्व भी यथार्थ से संबंध होने प्रत्यक्ष करने में है। कल्पना शक्ति का ह्रास होने पर होमर जैसे लेखक भी चरित्र चित्रण की ओर उन्मुख हो जाते हैं। भावात्मक शक्ति उदात्त के लिए जरूरी है, परंतु संवेग का औदात्त के तत्वों में उतना ही स्थान है जितना किसी सुखद रचना में चरित्र चित्रण का होता है। क्या भावों के बारे में लोंजाइनस के विचारों में अंतर्विरोध है? चरित्र की विशिष्टता यानी चरित्र की विश्वसनीयता को यथार्थ में एक महत्वपूर्ण उपकरण माना गया है। क्या लोंजाइनस का उदात्त उनके यथार्थवाद का निषेध कर देता है? लोंजाइनस साधारणता का भी विरोध करते हैं। उपयोगी और आवश्यक है वह तुच्छ होता है, संभ्रम का अधिकारी तो हमेशा असाधारण ही होता है। असाधारण के इस आग्रह का यथार्थ से क्या संबंध है? लोंजाइनस ब्योरेवार यथातथ्यता के बदले केवल महानतम
के चुनाव में उदात्त की संभावना देखते हैं। यथार्थवाद में कलात्मक उद्देश्य पर आधारित चयन दृष्टि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यही चयन दृष्टि उसे यथातथ्य चित्रण करने वाले प्रगतिवाद से अलग करती है। चरित्र चित्रण का अर्थ है चरित्र का बेवरेवार चित्रण। जैसे संवेग नहीं संवेगों का संश्लिष्ट विधान उदात्त का कारण है, वैसे चरित्र नहीं चरित्रों के असाधारण गुण है। ब्यौरेवार यथा तथ्यता और उपयोगितावाद को छोड़े बिना प्रासंगिक तथ्यों का चुनाव संभव नहीं है। लोंजाइनस के लिए कल्पना और चिंतन की शक्ति मनुष्य को संसार की सीमा में तृप्त नहीं रहने देती। संसार से असंतोष की उपज है उदात्त कला। संसार से असंतोष की उपज है उदात्त कला। लोंजाइनस का संपूर्ण विवेचन अपने समकालीन संसार से उनके असंतोष को अच्छी तरह स्पष्ट करता है। उनके उदात्त की यह विरोधी संभावना यथार्थवादी दृष्टिकोण को पुष्ट करती है। असंतोष का अर्थ यथार्थ से पलायन नहीं। इलियड की श्रेष्ठता का एक कारण यह है कि उनमें वास्तविक जीवन से संग्रहित छलकती हुई बिंबमाला भी मिलती है। अपने प्रेम गीतों के लिए सैफो वास्तविक जीवन के भाव चक्र में से केवल प्रेम के आवेग के सहवर्ती भावों का चयन करते हैं। इसी कारण भाषण कला में कल्पना का सर्वोत्तम प्रभाव सदा उसकी वास्तविकता और सत्यता में होता है। लोंजाइनस बारंबार जिस वास्तविकता का आग्रह करते हैं उसका अर्थ है यथार्थ की विश्वसनीयता। यथार्थ की विश्वसनीयता। यथार्थ असाधारण है, यथार्थ साधारण है। यथार्थ साधारण उदात्त असाधारण। यथार्थ साधारण है उदात्त असाधारण, किंतु यह असाधारण उदात्त निर्भर है साधारण यथार्थ पर। सत्यता और वास्तविकता का यह आग्रह लोंजाइनस को काल्पनिक और अलौकिक विचारों से दूर खड़ा करता है। डॉक्टर निर्मला जैन ने ठीक ही लिखा है कि लोंजाइनस ने काव्य अनुभूति को आध्यात्मिक अनुभूति नहीं माना। उदात्त अनुभूति और आध्यात्मिक अनुभूति में उनके लिए इतना अलगाव था कि होमर के उदात्त अंशों में वे उन्हें गिनते हैं जिन्हें यदि रूपक न समझा जाए तो वे पूर्णतः धर्म विरुद्ध और अनुचित हैं। क्षुद्र आचार विचार और काल्पनिक आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को एक साथ उदात्त से बाहर रखकर लोंजाइनस सुसंगत यथार्थवादी दृष्टिकोण का परिचय देते हैं। कल्पना का सर्वोत्तम प्रभाव अतिरंजनों में नहीं प्रत्यक्षीकरण में अर्थात वास्तविकता और सत्य में होता है। कल्पना का सर्वोत्तम प्रभाव जो है प्रत्यक्षीकरण यानी कि वास्तविकता और सत्य में होता है। यथार्थ की विश्वसनीयता अर्जित करने के लिए कल्पना को तर्कपूर्ण शैली का सहारा लेना पड़ता है। न केवल कल्पना उदात्त है, न तर्क। दोनों के संयोग से वह भूमि तैयार होती है जहाँ श्रोता का ध्यान तर्क युक्ति से हटकर कल्पना के सम्मोहन का प्रभाव की ओर खींचा जाता है, क्योंकि तर्क और कल्पना इन दोनों शक्तियों को अगल बगल रखने पर प्रबलतर शक्ति सदा अन्यतर शक्ति के गुणों का समावेश कर लेती है। भव्यता कल्पना से आती है, लेकिन कल्पना विश्वसनीय हुए बिना उदात्त नहीं हो सकती। उसे विश्वसनीय बनाता है तर्क। इस प्रकार लोंजाइनस के उदात्त की संश्लिष्ट अवधारणा संवेग, कल्पना, तर्क और यथार्थ के परस्पर संबद्ध से निर्मित होती है। कहने की जरूरत नहीं है कि उदात्त आत्मा में इन सभी शक्तियों का सहज समन्वय होता है और वही जो है लोंजाइनस का आदर्श है। लोंजाइनस का आदर्श है, ठीक है। अलंकार बिंब भाषा लोंजाइनस को अपने युग के समाज से जो असंतोष था उनमें समतावादी विचारों से अलग कर दिया था। सनातनवादी विचारों से अलग कर दिया था। सनातनवादी धारणाओं के अनुसार संसार के नियम अपरिवर्तनशील है। संसार में रहने वाले मनुष्यों के भाव भी अपरिवर्तनशील और अस्थायी हैं। इन अस्थायी भावों का चित्रण करने वाली कला को मनोरंजक और विलक्षण बनाने का काम चित्रण की शैली यानी छंद, अलंकार, भाषा आदि करते हैं। यह जीवन दर्शन समाज में रूढ़िवादी और साहित्य में रीतिवादी। लोंजाइनस यह नहीं मानते थे कि
विस्तारण आदि अलंकारों की भाषा यानी विषय को भव्यता प्रदान करती है। आत्मा यानी वस्तु की भव्यता के बिना शरीर यानी शैली की भव्यता आडंबर, यानी कि विषय को भव्यता प्रदान करती हैं वस्तु, यानी कि वस्तु की भव्यता के बिना शरीर की भव्यता आडंबर है। पुराने भाषा शास्त्री उदात्त, आवेगपूर्ण और अलंकारिक तीनों शैलियों के लिए एक जैसे अलंकारों का विधान करते थे। लॉन्जाइनस इन्हें केवल शैली न मानते थे, उन्होंने उदात्त, आवेगपूर्ण और अलंकारिक शैलियों को उनकी वस्तु के आधार पर भिन्न भिन्न माना और उदात्त अंश में आवेग, अलंकार आदि का संश्लिष्ट विधान स्वीकार किया। विस्तारण में परिणाम और वाग विस्तार होता है, जबकि उदात्त का आधार उन्नयन है। यह ऊंचाई मतलब फैलाव के विपरीत घनत्व से आती है। घनत्व के लिए जिस तरह संवेगों का संघात जरूरी है, उसी तरह अलंकारों का संघात या संश्लेष जरूरी है। डेमोस्थनीज के एक अंश का उद्धरण देकर लॉन्जाइनस ने इसे बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है। एक कोलिश की काव्य कृति में एथेंस की पराजय का चित्रण था। वहाँ से प्रेरणा लेकर अपने भाषण में डेमोस्थनीज ने शपथ युक्ति अलंकार का प्रयोग किया। लॉन्जाइनस इस संबोधन करते हैं, एफोलिश तो अलंकार के मोह में पड़कर संकट झेलने वाले मनुष्यों से युद्ध जैसी निर्जीव वस्तु में भटक गए। जैसे बहुत से रीतिवादी कभी वस्तु गणना में भटक जाते थे, लेकिन डेमोस्थनीज ने शपथ उक्ति के मर्म को पकड़ा और विषय के दबाव में उससे अपने प्रसंग के अनुकूल ढाला। उन्होंने मृतकों को देव पुरुष की तरह याद करते हुए अपने पूर्वजों को देवत्व प्रदान किया है। फलतः उनकी उक्ति में विश्वास की शक्ति आ गई है। उनकी युक्ति अलौकिक औदात्य और संवेग के अवतरण में रूपांतरित हो गई है। इस प्रकार अनेक भूमिकाओं के संश्लिष्ट हो जाने के कारण उनका कथन एक साथ ही शपथ, प्रशस्ति, प्रोत्साहन का उदाहरण बन गया है। डेमोस्थनीज का उद्देश्य था यह संदेश देना कि स्वतंत्रता के लिए युद्ध को विनाश न समझे। वह अपने उद्देश्य से नहीं भटकते, इसलिए अलंकार वस्तु से विच्छिन्न नहीं होता, न वह वस्तु को अपदस्थ करके अपनी सत्ता जताता है। दरबारी साहित्य शास्त्रों में अलंकारों का सर्वाधिक महत्व होता है। बुढ़ापे में रोमान ही नहीं बढ़ता, सुरमा खिजाब की लत भी बढ़ती है। भाव कला में अतिशय श्रृंगारिकता किसी संस्कृति की पतनशीलता जाहिर करती है। स्वाभाविक ओज और सौंदर्य के क्षय को शैली के बनावट श्रृंगार से छिपाने की कोशिश होती है। लॉन्जाइनस ने इस साहित्य शास्त्र की विशद आलोचना करते हुए अलंकार पर विस्तार से लिखा है। वे स्पष्ट घोषणा करते हैं कि प्रत्येक वाक्य में अलंकार की झंकार व्यर्थ का आडंबर होगा। इसलिए अलंकारों का प्रयोग वहीं होना चाहिए जहाँ जरूरी है, जहाँ उचित है हो। इस तरह होना चाहिए कि अलंकारों पर अलग से ध्यान न जाए, वे वस्तु का अंग हों, तभी वे स्वयं भी उदात्त से शक्ति प्राप्त करते हैं, यानी सच्चे सौंदर्य से भर जाते हैं और भव्यता के आलोक में उन्हें वैसे ही छिप जाना चाहिए जैसे सूर्य के आगे आसपास के मध्यम प्रकाश छिप जाते हैं। अलंकारों को मंद प्रकाश बताकर चाहिए जैसे सूर्य के आगे आसपास के मध्यम प्रकाश छिप जाते हैं। अलंकारों के मंद प्रकाश बताकर लॉन्जाइनस दरबारी सौंदर्य बोध का ऐसा मूल्यांकन कर देते हैं जो हर प्रगतिशील युग में संदर्भवान रहता है। उदात्त सूर्य का प्रकाश है जो रीतिवादी कलावादी शास्त्र का विकल्प है। लॉन्जाइनस कल्पना की यह भूमिका मानते थे कि वह विषय को प्रत्यक्ष कर दे। इस मूर्ति विधान का दूसरा नाम बिंब है। बिंब सघन भाव और उद्दीप्त कल्पना से निर्मित कला के घटक हैं। आधुनिक सौंदर्य शास्त्र में इन कला
कल्पना चित्रों को ही नहीं, इंद्रिय अनुभव को भी बिंब कहा जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से बिंब ग्रहण के माध्यम या रूप है। बिंब ग्रहण के माध्यम या रूप है। लोन्जाइनस के समय बिंब का यह विशद विवेचन न हुआ था, फिर भी उन्होंने भावों के उद्दीप्त और रचनाकार की उत्तेजना में पाठक की हिस्सेदारी के बारे में अलंकारों से ज़्यादा जरूरी साहसपूर्ण बिंब विधान को माना है, जो उनकी मौलिक सूझबूझ का उदाहरण है। यह सही है कि बिंब विधान भी स्वतंत्र घटक नहीं है, वह अलंकारों की तरह भावोद्दीपन का साधन है। इसलिए जिन कवियों के बिंब रोमानी अतिरंजना के कारण विश्वसनीयता की सीमा लाग जाते हैं, वे निष्प्राण होते हैं। जिन वक्ताओं के बिंब वास्तविक और सत्य होते हैं, वे अपेक्षित प्रभाव जगाते हैं। बिंब की कलात्मक शक्ति इस बात में है कि वह कवि के लिए भावों की प्रबलता और सघनता का आधार है, और पाठक के लिए वर्णन की सजीवता का। लेकिन अगर वह तथ्यों पर दबाव डालने लगे, अतिशयोक्ति की तरह वस्तु को छोटा या बड़ा करने लगे, तो नुकसानदेह हैं। भाषा की युक्तियाँ इस नियम से बाहर नहीं है। अनावश्यक होने पर महान और राजसी शब्दावली वैसे ही हानिकर है जैसे आवश्यक होने पर तिरस्करणीय या गर्हित भाषा भी सहायक हो जाती है। रंग और गंध की रुचियों की तरह भाषा की जातीय लय होती है। शब्द और अर्थ की एकता होने से भाषा रंग गंध की अपेक्षा जातीय संस्कृति से और भी सीधा संबंध रखती है। हमारी मान्यता है कि रचना एक प्रकार की शब्दगत लय है। ऐसे शब्द जो मानव प्रकृति के अंग हैं और जिसका प्रभाव उसके कानों पर ही नहीं बल्कि सीधे उसकी आत्मा पर भी पड़ता है। लोन्जाइनस को इस बात का श्रेय नई समीक्षा के दौर में बराबर दिया गया है कि उन्होंने विशिष्ट क्रम में शब्दों की योजना को मानव शरीर के अंगों की तरह आपस में संबंधित बताकर आवेगिक रचना सिद्धांत का संकेत किया। लेकिन उन्होंने इस क्रम में मानव प्रकृति के संबंध लय देखी, इस ओर ध्यान नहीं दिया गया। कविताओं में यह लय चित्र निर्माण के द्वारा भाव उत्तीवन में विशेष सहायक होती हैं। विचार से एकमेव होकर वह उत्कर्ष लाती है। इसे एक उदाहरण से समझे। निराला की कविता जल्द जल्द पैर बढ़ाओ जाओ, मतलब जल्द जल्द पैर बढ़ाओ आओ आओ, यहाँ कवि का उद्बोधन ही नहीं, हर शब्द पर रुकते हुए चलने की लय से कदम बढ़ाते हुए आने वाले लोगों का चित्र भी बनता है। इस क्षिप्र लय के साथ संध्या सुंदरी की तुलना करें। जैसे संध्या सुंदरी में है ना, दिव अवसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही थी वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। जैसा धरती और आकाश को एक करने वाला बिंब, वैसे ही प्रदीर्घ शब्द और बिना विराम के एक दूसरे शब्द तक अनायास खींच ले जाने वाली लय भी उस विस्तार की अनुभूति कराते हैं। लय का यही गुण संगीतात्मकता है। लेकिन दुर्लभ खंडित लय और अतिलयात्मकता दोनों क्रिया व्यापार और शब्दार्थ को बाधित करते हैं। कवि ही नहीं, गद्यकार भी जाति लय से अपनी अभिव्यक्ति को खींचकर अपनी कला निखार सकते हैं। जैसे होमर की असंख्य पदावलियाँ अपने गद्य में लाकर प्लेटो सूक्ष्म दार्शनिक सिद्धांतों में फूल की बहार और कलात्मक पदावली का श्रृंगार ले आते हैं। संक्षेप में, कलात्मक युक्तियों के यथासंभव हर पहलू पर लोन्जाइनस ने विचार किया है और उनके संबंध में भिन्न भिन्न कसौटियों का इस्तेमाल किया है, परंतु अपना यह मूल सिद्धांत वे बराबर अपनाए रहे कि कला चातुरी छिपी रहनी चाहिए। बिंब, अलंकार, भाषा आदि सहज
स्वतः स्फूर्त और परिस्थिति की उपज मालूम। उनका यह प्रसिद्ध कथन रमणीय है कि किसी रचना में विचार और पद रचना परस्पर निर्भर रहती हैं। सुंदर शब्द विचारों का साक्षात आलोक हैं। सुंदर शब्द विचारों का साक्षात आलोक हैं। प्रकृति और कला। प्रकृति का अर्थ है स्वभाव और स्वाभाविकता। उसमें बाह्य प्रकृति और जिसकी एक रचना मनुष्य है। आंतरिक प्रकृति जो देश काल की परिस्थिति से संबद्ध है, और कला की सहजता जहाँ वाणी के साधन आत्मा की गरिमा के सहायक बनकर आते हैं। तीनों चीज़ें शामिल है। प्रतिभा और निर्दोषता के संबंध पर विचार करते हुए प्रकृति और कला के बारे में लोनजाइनस के कुछ विचार हम देख चुके हैं। अन्य विषयों की तरह इस संबंध में भी उनकी सैद्धांतिकी कसौटी और व्यवहारिक विश्लेषण एक दूसरे के सर्वथा अनुकूल हैं। उनका सिद्धांत यह है कि प्रत्येक सृजन का आदि कारण और महान उदाहरण प्रकृति है, लेकिन कला में उसे अभिव्यंजक बनाते समय नियमों की निर्दोषता के प्रश्न कला या शास्त्र विधि की देन है। अपनी इस द्वंद्वात्मक दृष्टि के कारण ही वे शास्त्रवाद या स्वच्छंदतावाद के एकांगी आग्रहों से बचकर प्रतिभा और अंकुश नैसर्गिक प्रेरणा और अनुकूल शिक्षा दोनों को साथ साथ जरूरी मानते हैं। डेमोस्थनीज का उदाहरण देकर वे यह सुंदर वाक्य लिखते हैं कि सौभाग्य का स्थान प्रकृति को और सद्विवेक का स्थान कला को प्राप्त है। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अपने आप मिट जाएगा, यह समझना मुश्किल नहीं है। सौभाग्य यानी महान है, आत्मा के बिना सद्विवेक यानी कला चातुरी भव्य नहीं बन सकती है। सद्विवेक के बिना सौभाग्य बचा नहीं रह सकता। प्रकृति खुद भी नियम रहित और मनमानी नहीं है, इसलिए प्रतिभा का अराजक विस्फोट भी गरिमापूर्ण नहीं बन सकता। दोनों का यह अनिवार्य संबंध लोनजाइनस को इस निष्कर्ष तक पहुंचाता है कि कला तभी पूर्ण होती है जब वह प्रकृति के समान प्रतीत होती है, और प्रकृति तभी सफल होती है जब वह अपने नई कला को छिपा ले जाती है। अपने तई कला को छिपा ले जाती है। प्रकृति को प्राथमिक मानते हुए भी कला के तत्व के प्रति लोनजाइनस उदासीन नहीं हैं। साथ ही उनमें कौन सा सहायक और कौन प्राथमिक, वे इस बारे में भी भ्रमित नहीं हैं। लोनजाइनस का अवदान पिछले भाग में हम लोग अब तक हम लोगों ने सुना है कि लोनजाइनस ने रीतिवादी शास्त्रीय आलोचना दृष्टि का व्यवस्थित रूप में विरोध करते हुए जनतांत्रिक दृष्टिकोण की प्रतिष्ठा की। कला के रूपगत पक्षों की आलोचना के क्रम में उन्होंने प्रकृति पर ध्यान केंद्रित करके स्वच्छंदतावाद के तत्वों का भी उपयोग किया। अपने को इन दोनों प्रवृत्तियों में किसी के साथ न बांध कर सामाजिक जीवन और कलाकार की अंतरंगता की नई कसौटियाँ पेश की। उदात्त को सबसे बड़ा मूल्य बताते समय उसे अनेक बातों के सामंजस्य और संतुलन का परिणाम बताया। इस प्रकार यथार्थवादी दृष्टि और द्वंद्ववादी पद्धति की आधारशिला रखी लोनजाइनस ने। उनकी आलोचना पर विचार करते हुए बिमसाट ब्रुक्स ने उसमें कसौटियों की विविधता को एक असाधारण खूबी बताया है। हमने यह देखा है कि कसौटियों की विविधता के साथ साथ कसौटियों की निरंतरता भी उनकी महत्वपूर्ण विशेषता है। अपनी सुसंगत आलोचना दृष्टि के नाते लोनजाइनस कसौटियों का मनमाना इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि तथ्यों और कलात्मक साधनों के प्रयोग में चयन दृष्टि को अत्यधिक महत्व देते हैं। यही गुण विविधता को अंतःसूत्रित करता है और उसे अंतर्विरोधों का पुंज नहीं बनने देता है। स्कॉट जेम्स ने उन्हें तुलनात्मक आलोचना के विकास में एक
पढ़ा माना समकालीन काव्य की उनकी आलोचना की गंभीरता और सूक्ष्मता को देखते हुए डॉक्टर निर्मला जैन ने उन्हें व्यवहारिक आलोचना के लिए अस्थायी महत्व के औजार प्रदान करने का श्रेय दिया। होमर के विवेचन में उन्होंने इलियड और ओडेसी की जो तुलना की है वह सृजनात्मक आलोचना का अविस्मरणीय उदाहरण है। अंतर्दृष्टि की सूक्ष्मता, कला की परख, इतिहास बोध, भाव प्रवणता और संतुलित विवेक की दृष्टि से वह अंश अद्वितीय है। उन्होंने पहली बार दोनों कृतियों का रचनाक्रम निर्धारित किया और ओडेसी और इलियड के बाद की रचना है। ओडेसी जो इलियड के बाद की रचना है, इसके संकेत उन्होंने दोनों कृतियों के भीतर से प्राप्त किए। प्रतिभा के उत्कर्ष काल में इलियड का नाटकीय क्रिया व्यापार वृद्धावस्था के चलते ओडेसी में रोमांच और समाख्यान। ओडेसी में होमर की तुलना डूबते सूर्य से की जा सकती है, जिसमें भव्यता तो रह जाती है किंतु तेज नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कोई सागर अपने तल में सिमट कर अपनी परिसीमाओं में शांत पड़ा हो। मैं वृद्धावस्था का वर्णन कर रहा हूँ, किंतु होमर की यह अकुंठित विवेक और परिपक्व सहृदयता उनके निबंध की अनुपम देन है। उन्होंने यथार्थवादी दृष्टि से सामाजिक जीवन और कला के संबंध का निरूपण किया और मनुष्य की जातीय संस्कृति अभिव्यक्ति का संबंध पहचाना। स्वतंत्रता को वे सर्वोच्च महत्व देते थे और उदात्त की अवधारणा ने व्यवहारिक या स्वतंत्रता को कलात्मक विवेक का रूप प्रदान किया। अपने द्वंद्ववादी नजरिए के कारण लोंजाइनस राष्ट्रवादियों की तरह अतीत पूजा में और साम्राज्यवादियों की तरह राष्ट्रीय उत्पीड़न में विश्वास नहीं रखते थे। समाज और कला के रिश्तों की समीक्षा करते हुए उन्होंने व्यापक समाजशास्त्रीय दृष्टि अपनाई, जिसमें इतिहास और मनोविज्ञान का भी समावेश था। उनका विवेचन कला से विशेष संबंध रखता है, पर उनका दृष्टिकोण बहुज्ञान शास्त्रीय है। इसलिए उनके विचारों को विभिन्न साहित्यिक प्रवृत्तियों ने बार बार बारंबार अपनाया है, फिर भी उनकी संभावनाएं चुकी नहीं हैं। उदात्त प्रभाव के बारे में उन्होंने लिखा है कि इस गौरवोन्नत मन स्थिति में हम आनंदपूर्ण अलंकार का अनुभव करते हैं, गोया उस सुनी हुई कृति के सृष्टा हम स्वयं ही हों। पाठक को ही रचयिता मानने वाला, यानी रीडर एज राइटर का जो उत्तर आधुनिकतावादी सिद्धांत है, लोंजाइनस का यह कथन उसके विपरीत, मतलब उसके निकट पड़ता है। अंतर यह है कि लोंजाइनस के यहाँ वक्ता के प्रभाव से श्रोता अभिभूत होता है और उत्तर आधुनिक पाठक अपने अनुभव संदर्भ के आधार पर कृति का अपना पाठ बनाता है। लोंजाइनस इस तरह से मनमानेपन की छूट न रचनाकार को देते हैं न पाठक को। अब तक हम लोगों ने क्या सुना, इस वीडियो में, इस रिकॉर्डिंग के तहत उसे हम लोग सारांश रूप में देखते हैं कि लोंजाइनस 3री सदी के यूनानी विचारक थे जो रोम में बस गए थे। पेरिप्सूस उनका अकेला निबंध है जो अपने खंडित रूप में उपलब्ध है। इस ग्रंथ की खोज 1554 ईस्वी में रॉबर्ट टोलो ने की थी और उसका पहला अंग्रेजी अनुवाद 1662 में जॉन हॉल ने किया था। पहले इप्सूस के अर्थ को लेकर अनिश्चित रहा, किंतु 1674 में बोइलो के फ्रांसीसी अनुवाद के बाद उसका अर्थ निश्चित हो गया। सबलाइन यानी उदात्त की अवधारणा पेश करते हुए लोंजाइनस ने अपने समाज के वर्ग भेद की तीखी आलोचना की। भाषण और कला के रूढ़िवादी रूपवादी विचारों को संपत्तिधारी वर्गों की आडंबर प्रिय संस्कृति का अंग बताया और स्वयं उदात्त को प्रकृति और मानव गरिमा की प्रतिबिंब सिद्ध किया। उन्होंने प्रेरणा और अनुशासन में एकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया और उदात्त का संबंध साहित्य
ललित कलाओं और अभिव्यक्ति के दूसरे साधनों से जोड़कर शुद्ध साहित्य के नज़रिए का विरोध किया। उनकी अनेक स्थापनाएं भारतीय चिंतन से मिलती जुलती हैं। लोनजाइनस ने उदात्त के प्रभाव को सार्वभौम और सर्वकालिक माना। उदात्त का लक्ष्य मनुष्य का नैतिक उन्नयन, इसीलिए कला संबंधित निर्दोषता उतनी जरूरी नहीं है जितना जरूरी है आडंबर और अतिरेक से बचना। शब्दाडंबर, बचकानापन, भाव आडंबर, इन तीनों दोषों को उदात्त के लिए बाधक माना गया है। शब्दाडंबर, बचकानापन, भाव आडंबर तीनों दोष उदात्त के बाधक हैं। इनसे बचने की योग्यता महान आत्मा का गुण है। उदात्त का सबसे पहला स्रोत, महत्वपूर्ण स्रोत है महान पुष्ट विचारों के धारण करने की क्षमता। जो महान आत्मा का गुण है प्रबल भाव वेग की प्रेरणा उदात्त का दूसरा स्रोत है। प्रबल भाव वेग की प्रेरणा उदात्त का दूसरा स्रोत है। इन दोनों अंतरंग स्रोतों के बाद अभिव्यक्ति को निखारने के साधन हैं विचारों एवं भावों से संबंधित अलंकारों का औचित्यपूर्ण प्रयोग और गरिमापूर्ण शब्दावली, शब्दों का चुनाव, शब्द भंडार और बिंब। इन चारों के शब्दों का चुनाव, शब्द भंडार और बिंब, इन चारों के समन्वय से गरिमा और ऊंचाई का समग्र प्रभाव निर्मित होता है और वह कृति की पूरी संरचना से अपने आप प्रकट होता है। तुच्छ कार्यों में लगे रहने वाले लोग उदात्त से बहुत दूर जा पड़ते हैं। इसलिए महान विचार और भव्य प्रेरणा का घनिष्ठ संबंध मनुष्य के आचार विचार व्यवहार और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से है। कला के साधन तभी सार्थक होते हैं जब वे एक तरफ गरिमापूर्ण आत्मा से, दूसरी तरफ जीवन के यथार्थ से संबद्ध हो। यथार्थ का मतलब ब्यौरों का संग्रह नहीं, मानवीय विवेक से यथार्थ की तर्कसंगत पहचान है। यथार्थ के उदात्त और जीवंत अंशों की पहचान है। इसलिए चयन दृष्टि का अत्यधिक महत्व है। इस चयन दृष्टि के नाते ही संवेग, कल्पना, तर्क जैसी आंतरिक शक्तियाँ और अलंकार, बिंब, भाषा जैसी कलात्मक युक्तियाँ उचित अनुपात में प्रस्तुत होकर उदात्त की सृष्टि करती हैं। उदात्त की नई कसौटी पेश करते हुए लोनजाइनस न केवल प्रचलित काव्यशास्त्र से बल्कि प्रचलित समाज व्यवस्था और मूल्य व्यवस्था से भी तीखा असंतोष व्यक्त करते हैं। यह असंतोष उन्हें गंभीर अर्थ में विद्रोही, यथार्थवादी, मानवतावादी बनाता है। कुछ महत्वपूर्ण उपयोगी पुस्तकें देखिए यहाँ पर हैं। यदि हम हिंदी के विद्वानों की पुस्तकें देखें तो डॉक्टर निर्मला जैन के उदात्त के विषय में इस शीर्षक से वाणी प्रकाशन से एक पुस्तक 1983 में प्रकाशित हुई है। वहीं पर डॉक्टर नगेंद्र और नेमी चंद्र के जो अनुवादक हैं, जो पुस्तक है अनुवाद की, काव्य में उदात्त तत्व, राजपाल एडसन्स, दिल्ली से प्रकाशित। बाकी आप लोग प्रोफेसर W. रॉय रॉबर्ट्स की देख सकते हैं, स्कॉट जेम्स का देख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण जो उपयोगी प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, लोनजाइनस और उनके पेरिप्सुस पर प्रकाश डालिए। उदात्त के विषय में लोनजाइनस के प्रमुख विचारों का प्रतिपादन कीजिए। लोनजाइनस के प्रमुख आलोचना सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। तो प्यारे साथियों, यह रिकॉर्डिंग काफ़ी लंबा हो गया है, तो चलिए अब शुरू से अंत तक आप लोगों ने सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आत्मिक आभार। आप सभी से मैं पुनः निवेदन करता हूँ, अति विनम्र निवेदन करता हूँ कि यह रिकॉर्डिंग दिव्यांग एवं दृष्टिबाधित विद्यार्थी साथियों के लिए, तो कृपया आप उन्हें अवश्य शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।